हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका क्लास 12th केमिस्ट्री में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर में हमने अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें इस बारे में चर्चा करी थी कि किस प्रकार जो हमारे पास सांद्रित अयस्क होते हैं उनको ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है इस उद्देश्य से कि हमें शोधित या जिसे हम कहते हैं अशोधित, क्योंकि पूर्ण रूप से शोधित तो होता नहीं, अशोधित धातु को प्राप्त करने के लिए। तो अभी तक यदि इस चैप्टर की रूपरेखा को हम 1 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करें एक सिंगल सी बात में, तो हम कहते हैं सबसे पहले हमने समझा था कि हमारे पास क्या होता है, खनिज होते हैं जिसे हम मिनरल्स कहते थे। इन मिनरल्स से हम प्राप्त करते थे और जिसे हम कहते थे अयस्क। अब इन अयस्कों में कुछ हम कहते थे गैंग या अपयस्क, यानी कि कुछ अशुद्धियां होती थी। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम जिन प्रोसेस का इस्तेमाल करते थे वहां से हमें जो प्राप्त होता था वो होता था सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क। अब इस सांद्रित अयस्क से हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, हम अशोधित धातु प्राप्त करना चाह रहे हैं। सांद्रित अयस्क से अशोधित धातु। और इसके लिए हमने आपसे एक बात करी थी, हमने कहा अशोधित धातु प्राप्त करने के लिए आपको सांद्रित अयस्क जो हमारे पास होता है उसको कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है ऑक्साइडों के रूप में। यानी कि हमें धातु के ऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए? धातु ऑक्साइड। ऑक्साइड। और इन धातु ऑक्साइडों का हमें फिर से क्या करना पड़ता है, अपचयन करना पड़ता है। और इस अपचयन के द्वारा हमें अशोधित धातु प्राप्त होती है। अशोधित धातु जो कि हमने कहा था 97% तक शुद्ध होती है। शुद्ध होती है, इसे हम कह देते हैं अशोधित धातु। तो ये इस चैप्टर की रूपरेखा है जो अभी तक हम कवर कर रहे हैं। खनिज से अयस्क, अयस्क से सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क से अशोधित धातुएं। और इनको प्राप्त करने के लिए हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि किस प्रकार से हम धातु ऑक्साइडों को प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हमने दो विधियों का इस्तेमाल किया था। एक हमारी थी निस्तापन विधि और दूसरी हमारी जो होती थी उसे हम कहते थे भर्जन विधि। तो इन दोनों विधियों पे हमने डिटेल से चर्चा कर चुके थे। अब हम इन धातु ऑक्साइडों का क्या करवाना चाह रहे हैं, अपचयन करवाना चाह रहे हैं। क्यों कराना चाह रहे हैं? क्योंकि यदि इन धातु ऑक्साइडों का हम अपचयन करा देंगे तो अब धातु ऑक्साइडों में धातु के साथ क्या जुड़ी हुई है, केवल ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। और अपचयन की क्रिया क्या होती है कि जब वो किसी यौगिक से, अपचयन वह क्रिया है जो किसी यौगिक से क्या कर दे, ऑक्सीजन की मात्रा को घटा दे, कम कर दे। तो यदि अपचयन की क्रिया में इन धातु ऑक्साइडों से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाएगा तो क्या बच जाएगी, केवल धातु रह जाएगी। और वही धातु हमारी अशोधित धातु होगी जो कि 97% तक क्या होती है, शुद्ध होती है। काफी आसान। तो इतनी हमारी रूपरेखा हो गई थी। तो हमने यहां तक चर्चा कर ली थी, यहां तक हमने आपको बता दिए थे। जो लास्ट क्लास थी उसमें बता दिया था निस्तापन और भर्जन, ये दो चीजें बता दी थी। अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। और यहां हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी कि ऑक्साइडों का धातु में अपचयन, कि ऑक्साइड किस प्रकार से हम धातु में परिवर्तित करेंगे। और अपचयन का पिछली बार भी परिभाषा बता दी थी कि किसी यौगिक में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा में यदि हम कमी करते हैं, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी करते हैं, तो हम कहते हैं कि उसका क्या कर रहे हैं, हम अपचयन कर रहे हैं। और आप यदि किसी भी यौगिक का अपचयन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक उचित अपचायक होना आवश्यक है। उपचायक का अर्थ है कि जो यौगिक को प्रेरित कर दे इस बात के लिए कि वो अपने भीतर से ऑक्सीजन का त्याग कर दे। तो ऐसा जो भी पदार्थ होगा जो यौगिक से इस प्रकार का व्यवहार करा सके उसे ही हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। तो यहां लिखा है कि ऑक्साइडों को प्राप्त करने के पश्चात उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके क्या कर देते हैं, उनका अपचयन कर देते हैं। अपचयन, ये काट देना। अपचयन कर धातुओं को प्राप्त किया जाता है। अब यदि आप ऑक्साइडों का अपचयन करवाना चाह रहे हैं जिससे आपको अशोधित धातु प्राप्त होगी तो उसके लिए मुख्य रूप से दो मेथड होते हैं। पहला होती है रासायनिक विधि और दूसरी होती है विद्युत अपघटनी विधि। आज हम इन्हीं पे डिटेल में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला जो हमारा टॉपिक आता है वह हमारा आता है रासायनिक अपचयन।
यानी कि अपचयन करवाने की रासायनिक विधियां। तो रासायनिक विधियां कोई एक तो होगी नहीं, और हम देखते हैं यहां पर मुख्य रूप से 4 विधियों का जिक्र किया गया है, और इन 4 विधियों के भी अपने अपने रीजंस हैं, अपने अपने कारण हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक सर्वमान्य विधि हो कि जिससे हम क्या करें, सारे के सारे यौगिकों का अपचयन करके और उनसे अशोधित धातुएं प्राप्त कर ले। ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत से यौगिक किसी एक विधि से अपचयित होते हैं, जबकि कुछ दूसरे यौगिक होते हैं जो उस विधि से अपचयित नहीं हो पाते। इसलिए हम अलग अलग यौगिकों को या ऑक्साइडों को अपचयित करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। अब इन पे करेंगे हम डिटेल से चर्चा। तो हम कहते हैं कि ऑक्साइड अयस्क से मुक्त धातु में अपचयित करने की कई रासायनिक विधियां हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण ये 4 हैं। पहली हमारी कार्बन अपचयन प्रक्रिया। नाम से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इसमें कार्बन का योगदान जरूर होगा। यदि कार्बन अपचयन है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कार्बन का उपयोग होगा इस विधि में, पहली बात। दूसरी विधि है एल्युमिनियम अपचयन विधि। तो नाम से स्पष्ट है कि इसमें कहीं ना कहीं एल्युमिनियम का उपयोग होगा। तीसरी हमारी आती है डाई हाइड्रोजन तथा जल गैस द्वारा अपचयन। देखिए डाई हाइड्रोजन का क्या अर्थ होता है। डाई हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं, इसका संकेतांक होता है H2। और जब आप कहते हैं जल गैस, तो इस जल गैस का अर्थ होता है H2 प्लस CO। इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसको हम एक नए नाम, जिसको हम कहते हैं जल गैस, इससे परिभाषित कर सकते हैं। तो कितनी विधियां होंगी अभी तक? टोटल 3। कार्बन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया, दूसरी एल्युमिनियम अपचयन प्रक्रिया, और इस तीसरी हमारी होती है डाई हाइड्रोजन तथा जल गैस द्वारा अपचयन की क्रिया, और चौथी जो हमारी होती है वो होती है स्वतः अपचयन प्रक्रिया। यदि आपने पिछली क्लास अटेंड करी होगी जहां पर हमने भर्जन विधि के बारे में आपको बताया था, और भर्जन विधि में आपको एक खास बात बताई थी कि भर्जन विधि को घटित होने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तब हम वहां क्या करते हैं, और भर्जन विधि का उपयोग कहां किया जाता था कि जहां पर आपके जो सांद्रित अयस्क हैं वो सल्फाइड की फॉर्म में हो, यानी कि वो सल्फाइड के रूप में हो, तो वहां भर्जन विधि का उपयोग किया जाता था। तो यह स्वतः अपचयन प्रक्रिया हम कह सकते हैं, उसमें भर्जन विधि का हम देखेंगे कि किस प्रकार से भर्जन विधि का उपयोग करके इस प्रक्रिया के द्वारा अपचयन कराया जाता है। नाम से स्पष्ट है स्वतः अपचयन प्रक्रिया, यानी कि कुछ ना कुछ यहां ऐसा होगा कि जो हम कह सकते हैं सांद्रित अयस्क से जो हमें ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं वो स्वतः ही अपचयित हो जाएंगे, अर्थात है वो अपने भीतर से ऑक्सीजन को त्याग करके अशोधित धातु के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो अब इनमें से प्रत्येक 4 विधियों का हम क्या करेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, लेंगे 1 2 3 4। और यदि ये हमने कल ये वाली स्लाइड कल की है, यदि आप चाहें तो लास्ट स्लाइड को भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 2 3 4। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले जो हमारी विधि होती है जिसे हम कहते हैं कार्बन अपचयन प्रक्रिया। क्या होती है कार्बन अपचयन प्रक्रिया? हम कहते हैं कि कार्बन अपचयन प्रक्रिया में हम किसी धातु ऑक्साइड का अपचयन कराने के लिए उसमें कार्बन, या आप कह सकते हैं चारकोल, उसको थोड़ा सा मिला दिया जाता है। जैसे यहां पर लिखा है, इसमें ऑक्साइड अयस्क को कोक या चारकोल की उपयुक्त मात्रा के साथ उसके गलनांक तक गर्म किया जाता है। और कौन सी भट्टी में? यहां पर नई भट्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं वात्या भट्टी। यहां पर कौन सी भट्टी आएगी? वात्या भट्टी। ध्यान रखिएगा, पिछली बार हमने जब भर्जन और निस्तापन विधियों का उपयोग किया था तो उसके लिए परावर्तनी भट्टी का उपयोग किया था हमने, जिसे रिवर्बरेटरी फर्नेस कहा जाता था। लेकिन यहां पर हम किस भट्टी का उपयोग कर रहे हैं? वात्या भट्टी का। 1 नंबर के प्रश्न में मैक्सिमम बार पूछे लिया जाता है इन भट्टियों के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। तो वात्या भट्टी में क्या करा जाता है? गर्म किया जाता है। खास बात क्या है कि गलनांक से ऊंचे ताप पर गर्म करते हैं। अब इससे क्या होगा, जब ऊंचे ताप पर गर्म करते हैं तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे उसमें से ऑक्सीजन क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। अब साथ में क्या जुड़ा हुआ है वहीं पर? आप जानते हैं किसकी उपस्थिति में? कोक या चारकोल की उपस्थिति में। कोक या चारकोल वास्तव में किसका हम कह सकते हैं घटक है? वो कार्बन का ही तो है। कार्बन के रूप में कार्बन का ही तो हम कह सकते हैं एक श्रृंखला मिलकर के इनका निर्माण करती है कोक और चारकोल का। तो क्या होगा, वह जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है,
जो हमारे पास धातु के ऑक्साइड हमारे पास हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, ये एक धातु का ऑक्साइड है जिसमें MxOY है। M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? धातु को। O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके ऑक्साइड को, यानी कि ऑक्सीजन को। इसकी जब कार्बन के साथ क्रिया करवाएंगे तो यह जब गलनांक से ऊंचे ताप पर गर्म करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन होगी ये बाहर निकल जाएगी, और ये क्या करेगी? इस कार्बन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। और साथ में हमारे को क्या मिल जाएगा? ये हमारे पास शुद्ध धातु या अशोधित धातु आप कह सकते हैं, ये हमें मिल जाएगी। अशोधित धातु हमें यहां मिल जाती है, और यहां पर क्या मिल जाता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यह हमारे पास एक बेसिक सा फार्मूला है इसका। अब इसको यदि हम इंप्लीमेंट करें विभिन्न ऑक्साइडों पे, तो देखिए ठीक ऐसे ही हम कह सकते हैं रिजल्ट हमें मिलेंगे, कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपने यदि ये फार्मूला समझ लिया है तो समझ लीजिए इसके एग्जांपल्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे लेड ऑक्साइड हो गया, तो इस तरीके को हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कार्बन अपचयन प्रक्रिया का, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। तो अब हम देखें इसके एग्जांपल्स को। तो पहला हमारा एग्जांपल आता है जिंक ऑक्साइड का, ZnO। जिंक ऑक्साइड को जब हम कह सके कोक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, उसके गलनांक से उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो क्या होगा? यह जिंक में और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। और जब परिवर्तित होगा तो हम कहेंगे हमारे को ये क्या मिल गया? अशोधित धातु मिल गई। इसी धातु को तो हम प्राप्त करना चाहते थे। सांद्रित अयस्क से हमने क्या करा? सांद्रित अयस्क को प्राप्त किया, उसे पहले कन्वर्ट किया ऑक्साइड के रूप में, क्योंकि ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना मैंने पहले भी बताया था आसान काम है, अपेक्षाकृत धातु के सल्फाइड से शुद्ध धातु को प्राप्त करना। तो सबसे पहले हमारा काम था, हमने ऑक्साइड में परिवर्तित किया। अब इस ऑक्साइड का हम यदि कार्बन के साथ इसके गलनांक से उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो आप देखते हैं क्या मिल गया? जिंक मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई। तो यहां पर हमें अशोधित धातु मिल गई। तो ये हमारा पहला आ गया। दूसरा हमारा हो गया PbO। तो PbO यानी कि लेड ऑक्साइड है, इसकी जब कार्बन से हम क्या करें? फिर से कोक के साथ मिला करके इसको इसके गलनांक से उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो क्या होता है कि यहां पर हमारे को लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। ये फिर से अशोधित धातु और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगी। तीसरा एग्जाम्पल भी ठीक इसी को फॉलो करता है, ठीक एक ही चीज है, बस वो अलग अलग एग्जाम्पल में वो अलग अलग चीजें आ रही है आपके सामने। तीसरा है फेरिक ऑक्साइड कि जब कार्बन से क्रिया कराते हैं तो आयरन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर जो मुख्य घटक है धातु है वो क्या है? आयरन। तो इस प्रकार से हम कार्बन के द्वारा क्या कर सकते हैं? धातु ऑक्साइडों का अपचयन कर सकते हैं, और इस विधि को हम पहली विधि कहते हैं। अब रासायनिक विधियों में अगली विधि जो हमारी चलती है वो हमारी एल्युमिनियम वाली विधि है। इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अगला हम देखें तो अगली जो हमारी विधि है इसको कहते हैं एल्युमिनियम अपचयन प्रक्रिया। क्यों कहते हैं एल्युमिनियम अपचयन प्रक्रिया? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं किसका इस्तेमाल होता है? Al का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। अब इस विधि के द्वारा एल्युमिनियम की उपस्थिति में यदि हम किसी धातु ऑक्साइड का अपचयन करेंगे तो इसको एक विशेष नाम से जाना जाता है। एग्जाम्स में बहुत बार एक नंबर के प्रश्न में यहां पूछ लिया जाता है, और उस विधि को हम कहते हैं गोल्ड शील्ड एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया। ये आपने यहां से लेके यहां तक इस चीज को ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब आप एल्युमिनियम की उपस्थिति में किसी धातु ऑक्साइड का अपचयन करते हैं तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, उसे कहते हैं गोल्ड शील्ड एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया कहते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन हम कह सकते हैं यहां आपका तैयार हो गया। अब आगे समझें इसका और क्या काम हुआ इसके अंदर। तो अगला है इसका उपयोग उन अयस्कों में, उन ऑक्साइडो अयस्कों के अपचयन में किया जाता है जिनका गलनांक उच्च होता है, अर्थात जिनका अपचयन हम कार्बन वाली विधि से नहीं कर सकते। कार्बन वाली विधि से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इनका गलनांक बहुत ऊंचा है। इतने गलनांक का ताप आपको प्राप्त करने के लिए हम कह सकते हैं कि कुछ विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसी भट्टियां लगानी पड़ेगी और उसमें ताप उसका बहुत ज्यादा हो जाए ऐसी व्यवस्था करनी होगी। तो ऐसी व्यवस्थाएं थोड़ी आसान नहीं होती। बहुत अधिक ताप को
किसी एक स्थान पर उत्पन्न करना बहुत सुविधाजनक नहीं है। और हम जब कार्बन से के द्वारा हमने अपचयन कराया था तो वहां देखा था गलनांक से उच्च ताप पर गर्म तो करते हैं, लेकिन यदि गलनांक धातु का ज्यादा न हो तो कार्बन वाली विधि का उपयोग हो। लेकिन यदि हमारे पास ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जिनका गलनांक क्या है, उच्च, क्या कहा हमने, वे धातुएं जिनका गलनांक उच्च होता है तो उनको हम क्या करते हैं, इस विधि के द्वारा, एल्युमिनियम अपचयन विधि के द्वारा उनका अपचयन किया जाता है उन धातु ऑक्साइडों। तो क्या करना है इसमें काम, मुख्य रूप से ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम धातु ऑक्साइड को और एल्युमिनियम को एक बर्तन में रख देते हैं और उस बर्तन का नाम होता है क्रूसिबल। तो क्या करा, सबसे पहले धातु ऑक्साइड और उसमें एल्युमिनियम का चूर्ण, लगभग हम जितनी भी ये केमिकल प्रोसेस करते हैं इसमें सभी चीजों को चूर्णित अवस्था में ही हम उपयोग में लाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो धातु ऑक्साइड को में क्या मिला दिया, एल्युमिनियम का चूर्ण मिला दिया और उसे एक बर्तन में रख दिया जिसे हम कहते हैं क्रूसिबल, इसमें रख दिया जाता है। अब इसमें रखने के बाद आपको क्या करना है, इस बात को समझिए। हम साथ में रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम चूर्ण तथा बेरियम परऑक्साइड, इन दोनों के प्रज्वलन मिश्रण का उपयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर एल्युमिनियम तक तो ठीक था, अब ये दोनों कहां से आ? प्यारे बच्चों, इसका मूल कारण यह है कि यह जो हमारा मैग्नीशियम का चूर्ण और बेरियम परऑक्साइड जब ये मिलते हैं तो ये क्या होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें भीतर से बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। अब आपको लग रहा होगा कि सर दो चीजों को मिलाया तो ऊष्मा कहां से उत्पन्न होगी? तो इसका एक बहुत आसान सा आपने अपने घरों में देखा होगा कि कभी आप घरों में जब व्हाइट वॉश करवाते हो तो यदि कभी चूने का आपने उपयोग करा हो तो आप क्या करते हो, चूना लाइए, उसे जैसे ही आप पानी में डालते हैं तुरंत आप देखते हैं उसमें बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद यदि 10 मिनट के बाद आप उस कंटेनर में हाथ लगाएंगे बाहर की तरफ से तो आप देखेंगे वह गर्म हो चुका होगा। तो वह ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जो अपने भीतर से ऊष्मा को उत्पन्न करती है रासायनिक अभिक्रिया घटित होते समय। तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो यह भी क्या करती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। इनके द्वारा क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, हमने कहा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ऊष्मा उत्पन्न हो। तो क्या हुआ कि मैग्नीशियम के चूर्ण को बेरियम परऑक्साइड के साथ मिलाया तो ऊष्मा उत्पन्न हो गई। अब बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, ठीक उसी क्षण उस ऊष्मा का आपने उपयोग कहां करना है, इससे पहले मैंने कहा था क्रूसिबल पर आपने क्या डालना है, धातु का ऑक्साइड डालना है जिसका गलनांक ऊंचा होगा और साथ में उसमें एल्युमिनियम का चूर्ण मिला देना है। तो जब ऐसा किया जाता है तो क्या होता है, एल्युमिनियम जो धातु ऑक्साइड होता है उसका अपचयन हो जाता है और वहां से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो यदि इसी अभिक्रिया का यदि हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, रिएक्शन के रूप में देखें, तो हम यहां देखते हैं ये हमारे पास एक धातु का ऑक्साइड है जिसे हम कहते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। इसको हमने क्या करा, एल्युमिनियम के साथ, इसको एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ मिक्स कर दिया और उसी स्थान पर हमने क्या कर दिया, मैग्नीशियम का चूर्ण तथा बेरियम परऑक्साइड का मिश्रण आपस में मिला दिया। जैसे मिश्रण मिलेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी, क्योंकि ऊष्मा बहुत सारी है तो वह क्या कर देगी, इनको पिघला देगी। यानी कि इसका जो गलनांक है इतना टेम्परेचर तक हम कह सकते हैं पहुंच जाएगा। जब इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा, एल्युमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड का अपचयन कर देती है। इसका मतलब है इससे ऑक्सीजन को हटा देगी, जिससे हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा क्रोमियम जो कि शुद्ध अशोधित धातु है वह हमें प्राप्त हो जाती है। तो यह हमारे पास कह सकते हैं एक अतिरिक्त मटेरियल मिल गया, यानी कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिल गया और अशोधित धातु ये है, ध्यान रखिएगा ये है अशोधित
धातु, ये हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम जो हमारी एल्युमिनियम के द्वारा किस प्रकार अपचयन किया जाता है धातु ऑक्साइड का, इसको हम समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें मेन बातें क्या क्या है। पहली बात तो इसमें मैंने आपको यह बताई कि यह उन धातु ऑक्साइडों के अपचयन में इसका उपयोग किया जाता है इस विधि का जिनका गलनांक ऊंचा होता है। अगर गलनांक ऊंचा नहीं होगा तो आपको जरूरी नहीं है कि आप क्या करें, उसको इस विधि का उपयोग करें, आप कार्बन वाले मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हमने इसमें बताया कि इसको करने के लिए ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम के चूर्ण को मिला दीजिए, साथ में यह अभिक्रिया घटित कीजिए। यह अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यहां लिखा ही है। यह अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण एल्युमिना तथा धातु ऑक्साइड दोनों संगलित, संगलित का अर्थ होता है पिघल जाना, संगलित मतलब दोनों एक साथ क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। और धातु भारी होने के कारण जो हमने कहा था वो बर्तन जो था हमारा क्रूसिबल, उसकी पेंदी पर इकट्ठी हो जाती है और ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये क्या रह जाता है, ऊपर ऊपर रह जाता है। तो आप आसानी से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो काफी आसान है, मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों 1 2 3 4, और पीछे वाले पेज का भी लेना चाहेंगे तो इसका भी ले सकते हैं 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने एल्युमिनियम अपचयन प्रक्रिया को, एल्युमिनियम अपचयन अभिक्रिया को, प्रक्रिया को हमने पूर्ण किया। अब जो तीसरी हमारी आती है वह हमारी होती है डाई हाइड्रोजन तथा जल गैस द्वारा अपचयन। डाई हाइड्रोजन और जल गैस अपने आप में बहुत अच्छे अपचायक है। ये जल्दी से हम कह सकते हैं किसी यौगिक को अपचयित करने की क्षमता रखते हैं। पर बात आती है कि आखिर हम जब ये अच्छे अपचायक हैं तो इसी का उपयोग क्यों नहीं कर लेते। तो प्यारे बच्चों इसका उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो डाई हाइड्रोजन है ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, महंगी पड़ती है। तो इस कारण से हम पहले देखते हैं कि यदि सस्ती चीजों से काम चल जाए तो उसी का उपयोग किया जाए। महंगी चीजों का तो उपयोग तब करेंगे कि जब सस्ती चीजों से काम न चले। तो इस विधि का उपयोग तभी किया जाता है जब पूर्व की दोनों विधियों के द्वारा धातु ऑक्साइड का अपचयन न हो पाए। ऐसी स्थिति में हम डाई हाइड्रोजन या जल गैस का उपयोग करते हैं। तो आप देखेंगे इसी डेफिनेशन को हमने यहां पर समझाया है कि डाई हाइड्रोजन एक प्रभावशाली अपचायक है, किंतु महंगे होने के कारण उसका उपयोग केवल उन ऑक्साइड यस्कों में अपचयन में किया जाता है जो कार्बन तथा अन्य अपचायकों द्वारा अपचयित नहीं होते। बहुत से बच्चे फर्स्ट वीडियो में कह रहे थे कि सर बिल्कुल पहले की तरह पढ़ाइए, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड यूज करके लिख के। तो प्यारे बच्चों देखिए स्मार्ट बोर्ड के कुछ बेनिफिट्स हैं। इसका बेनिफिट यह है कि जो आपको चीजें लिखनी है, थ्योरेटिकल चीजें लिखनी है, मेन बात ध्यान दीजिए, थ्योरेटिकल चीजें लिखनी है वो आप पहले से यहां पर लिख सकते हैं। उसका एक बेनिफिट यह होता है कि जब हम इस तरीके की स्लाइड को तैयार करते हैं तो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होती है, महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, सारे स्लाइड के अंदर डाल देते हैं। तो पहले से डालने से यह बेनिफिट होता है कि आपका कोई भी पॉइंट छूटने नहीं पाता। सेकंड बेनिफिट क्या होता है कि इसी डेफिनेशन को अभी मैंने बोला, अगर मैं इसको यहां पर लिखने लग जाता तो कुछ ना कुछ 1.5-2 मिनट का समय अतिरिक्त और लगता। तो इस अतिरिक्त समय को बचाने के लिए हम पहले से स्लाइड तैयार कर देते हैं। मेन बात है आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, और वही हमारा एक्सप्लेनेशन का मेन हम कह सकते हैं मोटिव है कि आपको चीजें यदि समझ में आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जबकि फिजिक्स में आप देखते होंगे वो बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं, उनको हम पहले से लिख के नहीं रखते, क्योंकि यदि वो पहले से लिख के रखेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। वो थ्योरी नहीं है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर इस चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा। और जहां पर कहीं ऐसी चीजें आएंगी डेरिवेशन वाली, वहां पर हम क्या करेंगे, हम पुराने मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कहा कि इसका उपयोग केवल तभी किया जाता है जब कार्बन या अन्य अपचायकों द्वारा धातु ऑक्साइड का अपचयन न हो पाए, तब हम किसका उपयोग करते हैं, डाई हाइड्रोजन या जल गैस का उपयोग करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। यहां पर हमारे पास एक टंगस्टन का ऑक्साइड है जिसे हम टंगस्टन ट्राइऑक्साइड WO3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको हम डाई हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपचयन के रूप में, अपचायक के रूप में इसमें क्या मिला रहे हैं, डाई हाइड्रोजन मिला रहे हैं। अब डाई हाइड्रोजन जब इसके साथ अभिक्रिया करता है तो हम देखते हैं टंगस्टन अलग हो जाता है और जल हमें अलग मिल जाता है। इसका अर्थ है कि इस टंगस्टन का जो हमारा ऑक्साइड है इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, यानी कि इससे ऑक्सीजन निकल गई, जिसके कारण हमें यहां पर क्या मिल गया, टंगस्टन या अशोधित धातु प्राप्त हो गई। तो काफी आसान है।
और ठीक इसी प्रकार से हम जल गैस का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अब जल गैस हमने अभी आपको बताया, जो जल गैस होती है वो डाई हाइड्रोजन यानी कि H2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए, इन दोनों को एक साथ लिया जाए तो इसको एक सिंगल नाम से, जिसे हम कहते हैं जल गैस, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जल गैस द्वारा कैसे करेंगे? ये कहते हैं कुछ ऑक्साइड अयस्कों में अपचयन के लिए जल गैस का उपयोग किया जाता है। कौन से हैं? जैसे यहां पर देखिए निकिल ऑक्साइड है हमारे पास। क्या है? निकिल ऑक्साइड। और इसको, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? जल गैस। जब जल गैस के द्वारा निकिल ऑक्साइड का अपचयन करते हैं, क्योंकि जल गैस यहां अपचायक के रूप में उपयोग हो रही है। क्या है? ये एक अपचायक। और ये हमारे पास क्या है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड। तो इस धातु ऑक्साइड का जब एक अपचायक के रूप में जल गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हम देखते हैं इसका अपचयन हो जाता है, यानी कि यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गया और केवल क्या रह गया? निकिल रह गया। तो निकिल हमारे पास क्या है? यह हमारे पास है अशोधित धातु। अशोधित धातु यह प्राप्त हो जाती है और साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी मिल जाता है। तो कहीं पर यदि समीकरण संतुलित ना हो तो आप समीकरण संतुलित भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने करा कि किस प्रकार से हम डाई हाइड्रोजन तथा जल गैस के द्वारा धातु ऑक्साइडों का अपचयन कर सकते हैं। तो काफी आसान है, छोटे छोटे टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं आगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अब चले आगे। अगला हमारे पास आता है स्वतः अपचयन प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं सेल्फ ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। और आपको यकीन दिलाऊं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए यहीं पर लिख लेते हैं इसके लिए कि ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि यहां पर जो अपचयन की प्रक्रिया हो रही है वो स्वतः ही हो रही है। और स्वतः का अर्थ क्या है? हमारे पास क्या उपलब्ध है? हमारे पास तो ऑक्साइड उपलब्ध है ना, लेकिन वह स्वतः ही क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो ये कैसे संभव है? आपको ध्यान हो, हमने पीछे आपको बताए थे 2 मेथड कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो सांद्रित अयस्क होते हैं उनको धातु ऑक्साइडों के रूप में परिवर्तित करते हैं, और उसके लिए 2 मेथड हमने इस्तेमाल करे थे वहां। एक हमारी जो विधि थी, पहली थी निस्तापन विधि, निस्तापन विधि, और दूसरी हमारी थी भर्जन विधि। तो इस वाली विधि का हमने इस्तेमाल करना है यहां पर, इस वाली विधि का, इस विधि का, भर्जन विधि का। तो भर्जन विधि में हम क्या करते थे? भर्जन विधि का उपयोग केवल तब किया जाता था जब आपके पास जो अयस्क हैं धातु के, वह सल्फाइड के रूप में हो। तो हम सल्फाइड के जो धातु अयस्क हैं हमारे पास, उनको हम क्या करते थे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते थे, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते थे, जिससे वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते थे। तो ये अभिक्रिया को अभी हम यहां पर समझेंगे। अब क्या हो रहा है कि जो सल्फाइड है, यहां पर लिख लेते हैं भर्जन, भर्जन विधि में हमने कहा क्या होता था? धातु के सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क जो होते थे उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते थे? गर्म कर देते थे, गलनांक से कम ताप पर। तो यह किस में परिवर्तित हो जाता था? धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता था, धातु ऑक्साइड में। अब यह प्रोसेस जब तक चल ही रहा होता है, जैसे कोई चीज अभी शुरू ही हुई है ना, उसको खत्म होने में कुछ समय तो लगेगा, मान लो आधा घंटे का समय लगे, लेकिन अभी इस अभिक्रिया के शुरू हो रही है, और मान लेते हैं इसको पूरा होने में जितना धातु का जो हम कह सकते हैं अयस्क है जो सल्फाइड के रूप में है, उसको ऑक्सीजन के साथ जब हम गलनांक से कम ताप पर गर्म कर रहे हैं, तो मान लेते हैं इस पूरे सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित होने के लिए मान लेते हैं आधा घंटा चाहिए आपको। लेकिन हम देख रहे हैं 5 मिनट बाद ही क्या हो रहा है। 5 मिनट बाद ही क्या होता है कि ये धातु सल्फाइड के अयस्क से जितना धातु ऑक्साइड हो रहा है, यह धातु ऑक्साइड फिर से इस धातु के सल्फाइड का उपयोग कर रहा है। यहां पर किसका उपयोग हो रहा है? धातु सल्फाइड
अयस्क का उपयोग करता है, ये धातु सल्फाइड अयस्क यानी कि इसी उपयोग का ये धातु ऑक्साइड इस जिसकी अभी अभिक्रिया नहीं हुई इसका उपयोग कर रहा है और इससे क्या बना रहा है, अशोधित धातु, अशोधित धातु बना लेता है। तो यदि कहीं पर आपको ऐसी अभिक्रिया दिखाई दे तो ध्यान रखना यही हमारी कहलाती है स्वतः अपचयन प्रक्रिया। इसमें आपने अपचायक के रूप में कुछ नहीं मिलाया है, इसमें अपचायक के रूप में भर्जन अभिक्रिया में या जो भर्जन हमारा मेथड था उसमें हम धातु का जो सल्फाइड अयस्क यूज करते थे वही यहां पर धातु ऑक्साइड के लिए अपचायक का काम कर रहा है। तो ये क्या है धातु सल्फाइड अयस्क, ये यहां पर अपचायक है। कौन सा, ये अपचायक का काम कर रहा है और यह धातु ऑक्साइड को किसमें बदल रहा है, अशोधित धातु में। तो ये अभिक्रिया स्वतः ही घटित होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्वतः अपचयन प्रक्रिया। मैक्सिमम हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से आपको तैयार करना है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अब समझिए इसका क्या एग्जांपल है। पहला तो जो हमने आपको बताई कि भर्जित अयस्क में सल्फाइड व ऑक्साइड दोनों ही विद्यमान रहते हैं। जब भर्जन की अभिक्रिया चलती है तो उसमें भर्जित है तो धातु का सल्फाइड तो होगा ही, जैसे मैंने भी आपको बताया, लेकिन अभिक्रिया घटित हो रही है तो कुछ सल्फाइड ऑक्साइड में भी परिवर्तित हो गया। तो शुरू होने के अभिक्रिया शुरू होने के थोड़ी देर बाद एक ही जगह पर धातु का ऑक्साइड भी है और धातु का सल्फाइड भी है। अब धातु का सल्फाइड धातु के ऑक्साइड के लिए अपचायक का काम कर रहा है और उससे हमें अशोधित धातु मिल रही है। इसी चीज को हमने क्या बताया, यहां पर समझाया है। अब अभिक्रिया से ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये हमारे पास था मर्क्यूरिक सल्फाइड था HGS, इसको ऑक्सीजन के साथ हमने अभिक्रिया कराई। तो ये क्या चीज है, ये हमारी भर्जन की अभिक्रिया है, भर्जन की प्रक्रिया है, जिससे हम क्या करते हैं, धातु के सल्फाइड को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं और वही काम यहां हुआ। HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना रहा है। तो यहां पर क्या बन गया, ये ऑक्साइड बन गया, ये ऑक्साइड तैयार हो गया। अभी ये भी क्रिया चल ही रही थी, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी बन गई। तो अभी ये भी क्रिया चल ही रही थी, इसका मतलब है कि अभिक्रिया शुरू होने के थोड़ी देर बाद कुछ हिस्सा तो HGO की फॉर्म में था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के रूप में, और पदार्थ का कुछ हिस्सा अभी भी मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में है। तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड के लिए किसका काम कर रहा है, हम कह रहे हैं अपचायक का काम कर रहा है। और इसके साथ HGS के साथ HGO क्रिया करता है, जिससे मर्करी अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड दोबारा से हमारी क्या होती है, बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं इसे स्वतः अपचयित प्रक्रिया कहा जाता है, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस कहा जाता है इनको, कि इसमें बाहर से आपको ये अपचायक नहीं मिला रहे हैं। सेकंड इसका यहां पर देखें दूसरा एग्जांपल, तो ये वैसी है लेड सल्फाइड है। लेड सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ आपने क्रिया कराई, तो फिर से हमने कहा यह क्या हो रही है, यह अभिक्रिया क्या है, किसकी है, भर्जन की है। इससे क्या मिल गया, ये धातु का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, और यह धातु ऑक्साइड फिर से किससे क्रिया कर रहा है, देखिए ये PBS क्या हो गया, यहां पर अपचायक का काम कर रहा है। और ये PBS कहां है, अभी अभिक्रिया घटित ही हो रही थी और कुछ हिस्सा PBO में कन्वर्ट हुआ, ये PBO ने PBS को अपचायक के रूप में स्वीकार करा और सीधे क्या हो गया, हम कहते हैं इसका अपचयन हुआ PBO का, और सीधे हमारे को लेड तथा सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया, अशोधित धातु प्राप्त हो गई। तो यह जो प्रक्रिया है यह कहलाती है स्वतः अपचयन प्रक्रिया, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। तो काफी आसान है लेकिन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं आगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों हमने रासायनिक जो विधियां थी उसके चारों के चारों मेथड हमने यहां पर समझ ली। मेरे ख्याल से आपने देखा हो तो हमने स्टार्टिंग में आपको यही बात समझाई थी, ये रासायनिक अभिक्रिया में हमने आपको कितनी बता दी थी, 4 चीजें बता दी थी। कार्बन अपचयन अभिक्रिया, एल्युमिनियम अपचयन प्रक्रिया, डाइहाइड्रोजन तथा जल गैस द्वारा अपचयन और स्वतः अपचयन प्रक्रिया, ये चारों हम बता चुके हैं। अब इसके पहले हमने इस स्लाइड में बताया था कि
अपचयन करने की दो विधियां थी, एक तो रासायनिक विधि जिसके 4 हिस्से बता चुके हैं। अब अगली विधि आती है विद्युत अपघटनी अपचयन, जहां विद्युत अपघटन विधि से हम क्या करते हैं, किसी का ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड का क्या करा जाता है, अपचयन किया जाता है। अब इसे समझते हैं। तो ये हमारे पास आ गया विद्युत अपघटनी अपचयन, ये सेकंड नंबर का है, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहा जाता है। तो यह हम कह सकते हैं प्रोसेस क्या है, इसको देखते हैं। ये कहते हैं उच्च विद्युत, इसमें किन का, पहली बात तो हम किन का रिडक्शन करेंगे, किन धातु ऑक्साइडों का अपचयन किया जाएगा, जिनकी विद्युत धनात्मकता उच्च होगी। विद्युत धनात्मकता का अर्थ है कि ऐसी धातुएं जो अपने भीतर से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती हैं और अपने आप धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं उनके परमाणु। जो ऐसी जो धातुएं होती हैं उन्हें हम विद्युत धनात्मक धातु कहते हैं। और उसमें भी आप देखिए जो एल्युमिनियम है ये अपने अंदर से 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है और इसमें 3 धन आयन उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए इनको हम कह सकते हैं उच्च विद्युत धनात्मक धातुएं। तो कौन कौन सी होगी उच्च विद्युत धनात्मक धातुएं, कौन सी है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। इन धातुओं का, ऑक्साइडों का यदि आपको अपचयन करना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग किया जाता है, पहली बात। अब ये विधि कैसी है, इसमें सबसे पहले एल्युमिनियम का निष्कर्षण, सबसे पहले एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एल्युमिनियम निकालने के लिए गलित एल्युमिनियम तथा क्रायोलाइट के मिश्रण के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। गलित एल्युमिनियम से शुद्ध एल्युमिनियम या अशोधित एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए उसमें क्या मिला रहे हैं, क्रायोलाइट मिला रहे हैं। और क्रायोलाइट मिलाने के बाद हमने क्या करा, उसका विद्युत अपघटन कर दिया। अब इससे क्या हुआ, क्रायोलाइट मिलाने से एल्युमिना का गलनांक 2050 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 950 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो यहां पर एक काम क्या हुआ कि गलनांक घट करके यहां से कितना पहुंच गया, इतने में पहुंच गया। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये विद्युत अपघटन की विधि है तो सीधे सीधे इसमें एक ही रिएक्शन आती है। इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करा तो कैथोड पर हमारे को एल्युमिनियम मिल जाता है और एनोड पर हमारे को क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। तो सीधी सी बात है, हम एल्युमिना का क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन कर रहे हैं, क्रायोलाइट को मिला करके उसका गलनांक कम हो जाएगा, जिससे हम कह देंगे 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वो क्या हो जाएगी, गलित हो जाएगी। फिर उसका हम कर देंगे विद्युत अपघटन, जिसके द्वारा हमारा क्या हो जाएगा, एक जगह पर हमें अशोधित धातु प्राप्त मिल जाएगी, कैथोड पर और एनोड पर क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ये एल्युमिना क्या है, अशोधित धातु, अशोधित धातु ये मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो हमारा, हम कह सकते हैं सांद्रित अयस्क से किस प्रकार हम अशोधित धातुएं प्राप्त करते हैं, आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। इसका आधा हिस्सा हमने पिछली बार पढ़ा था कि जहां पर हमने निस्तापन तथा भर्जन विधियों को डिटेल में समझा था कि किस प्रकार से हम क्या करते हैं, धातु के हमारे पास सल्फाइड हो या किसी भी रूप में हो, उसको हम धातु ऑक्साइडों में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो मुझे लगता है आज की क्लास आसान थी, कठिन बिल्कुल नहीं थी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4, और इसके एग्जाम्पल का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों, यदि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर भी कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में निसंकोच लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।